नमस्कार दोस्तों, अभी बिहार में नया नया चुनाव हुआ, पंचायती चुनाव, नए नए मुखिया बने और लगभग 95% नए मुखिया बने। नए मुखिया के साथ बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 मुखिया का मर्डर हो चुका। अभी वर्तमान में नए 8 मुखिया बिहार में अभी मर्डर हुआ है। इसका कई सारे रीज़न हैं। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि बहुत जगह ऐसे थे, सब जगह की बात मैं नहीं कह सकता, बहुत जगह ऐसे थे जो बहुत दिनों से एक ही परिवार कहीं ना कहीं सत्ता में थी, अपना वर्चस्व जमाए हुए थी। इस बार उनका हार हुआ। हार होने के बाद क्या होता है कि अलबलाहट होती है। अगर कोई चीज़ आपका एकाएक खो गया तो अलबलाहट हो जाती है। इसको आप ये कह सकते हैं कि अगर सामने वाला कोई जीता है तो ज़बरदस्ती नहीं जीता है, उसे लोगों ने चुना है। इसलिए हार या जीत अपने जीवन में सबको स्वीकार करना चाहिए। और जिसके वजह से क्या होता है कि पुराने जो उसके विरोधी होते हैं वो नए वाले पर हमला करते हैं। और जिसके वजह से बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 मुखिया प्रतिनिधि का मर्डर हुआ। आज मैं आपको एक FIR के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी चूंकि नए हैं और समाज में जब आप रहते हैं, नए मैं उनको कह रहा हूं जो इस बार प्रतिनिधि हैं, और बाकी सारे लोग समाज में रहते हैं, तो इन रास्ते से सबको गुजरना पड़ता है। तो कुछ केसेस होते हैं, जैसे SC ST एक्ट वाला केस लगता है या बहुत सारा केस है। कभी कभी अक्सर, कभी कभी नहीं अक्सर केस जो होते हैं वो झूठे होते हैं, और झूठा मुकदमा की वजह से कोई भी एक आम इंसान को परेशान किया जा सकता है और परेशान करते हैं लोग। अभी मेरे साथ एक घटना घटा है जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। अभी मेरे गांव में हुआ ये था कि छठ, अभी चैती छठ हुआ है। एक छठ जो होता है वो कार्तिक मास में होता है, और एक चैती छठ जो चैत में होता है। अभी जस्ट ये होली के बाद छठ पर्व मनाया जाता है बिहार में। उस छठ पर्व में क्या हुआ है कि एक व्यक्ति जो कि कुछ शराब के नशे में घाट पर जाता है, वहाँ पर किसी लड़के से उलझ जाता है, बात करते करते उलझ जाता है। उलझ जाने के बाद उन दोनों के बीच थोड़ी सी मारपीट होती है। मारपीट जो भी होती है वो हाथ से होती है, कहीं पर लाठी डंडे का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, कोई इंजरी नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें ये चीज़ें कुछ लोग ध्यान में ताक में रखते हैं कि खासकर जो समाज के ठेकेदार होते हैं, जिन्होंने ठेका ले रखा है कि भाई इस समाज के हम ही सबसे वीर माफिया हैं, वीर योद्धा हैं, मतलब वो अपने आप को योद्धा भी समझते हैं। वो क्या करते हैं कि वो इस ताक में रहते हैं कि कोई कहाँ उलझे, कैसे फंसे, ताकि उसको लड़ा के हम लगातार चमकते रहें। और इसी बीच क्या होता है कि हमारे जो पूर्व वाले, पहले वाले जो मुखिया थे, हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि मैं नया हूं इसलिए इल्ज़ाम लगा रहा हूं उन पर, तो वो इसमें आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें केस होना चाहिए। और सामने वाला जो मारपीट किया वो ना तो हमारे पंचायत के मुखिया से मिलता है, ना सरपंच से मिलता है, और वो सीधा जाकर FIR करता है। FIR में क्या क्या लिखाया जाता है और कैसे FIR बनाया जाता है ये देखिए। तो सबसे पहले, और उसका फिर आगे क्या होता है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि ऐसे ऐसे एक्ट लगे हैं तो कैसे इससे बचना है, क्या आप कर सकते हैं अपने डिफेंड में। तो यहाँ पर एक FIR दिया गया जिसमें 10 लोगों को अभियुक्त बनाया गया कि 10 लोगों ने मारपीट किया। श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, थानाध्यक्ष OP सहदेव, बुजुर्ग वैशाली, वहां से निवेदन है कि मैं सुमित्रा देवी पति स्वर्गीय दिलीप पासवान, ग्राम पोस्ट ममसई, थानाध्यक्ष OP सहदेव, बुजुर्ग, जिला वैशाली के मूल निवासी हूं, जो मैं अनुसूचित जाति यानी पासवान जाति की सदस्य हूं। मैं दिनांक 7/4/2022 शाम करीब 5 बजे शाम में छठ मैया की अर्घ देने ग्राम ममसई नदी घाट पर गई थी। और ग्राम ममसई मिठू कुमार सहनी उर्फ मिथुन कुमार सहनी, पिता मंडल सहनी, अभी इनके पूरे परिवार का ब्यौरा होगा जो इस पर इसमें FIR में बताया गया कि भाई जिसने हमला किया इस पर, है ना। तो इसमें टोटल 2 परिवार के लोगों को अभियुक्त बनाया गया। 2 परिवार वो परिवार थे जिस परिवार ने चुनाव में मेरा समर्थन किया था, और वो सब विद्यार्थी है, पढ़ने लिखने वाला लोग है। उनको फंसाने का पूरा साजिश रचा गया, और अंत में ये पूरा 10 लोगों का नाम है। 2 परिवार में 10 लोगों को नाम दिया गया, जिसमें महिला सबको भी नहीं छोड़ा गया। अंत में यहाँ तक आपको नाम मिलेगा। उसके बाद लिखा गया कि
सलाह थाना देसरी ओपी सहदेव बुजुर्ग जिला वैशाली, यह कहते हुए कि साली दुसाधीन प्रसाद को अछूप कर दी और मेरे दौरा को उठाकर फेंक दिया। जब मैं विरोध की तो चारों ओर से घेर कर लाठी डंडा एवं रड से मुझे बेरहमी से मारने लगा। तभी मेरा पुत्र अविनाश कुमार पासवान एवं अभिषेक बचाव करने गया तो उसे भी बेरहमी से मारने लगा। जबकि सच्चाई यहाँ पर यह था कि उस महिला के साथ मारपीट नहीं हुआ था। उन महिला को थोड़ी सी चोट बाद में आ गई थी जब वो अपने बेटा की तरफ से लड़ने पहुंच गए, क्योंकि ये निश्चित है कि जब छठ पर्व का माहौल हो, बिहार में ऐसा कोई भी मतलब क्या कहें, इतना नीच इंसान तो नहीं होगा कि छठ पर्व करने वाले व्यक्ति पर हमला करेगा और उसके दौरा को उठाकर फेंक देगा। मतलब इतने महापर्व माना जाता है छठ को, इतने बड़े पर्व माना जाता है कि लोग डरते हैं। अगर उस दौरा जो होता है, दौरा का मतलब होता है कि जो एक टोकरी जैसा होता है जिसमें पूजा पाठ के सब सामान लेके जाते हैं। छठ को इतना मानते हैं लोग यहाँ कि अगर उसमें पैर भी सट जाए ना तो लोग डरते हैं, माफ़ी मांगते हैं छठी मैया से, और दौरा फेंकने की बात यहाँ का कोई नीच से नीच व्यक्ति भी नहीं सोच सकता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जिन महिला ने आरोप लगाया, केस किया, उनके बेटा के साथ उलझता है, लोग लड़ता है, और उसी में ऐसा निश्चित होता है कि दोनों तरफ से फैटाफैटी होती तो चोट दोनों को थोड़ी बहुत ज़रूर लगी होगी। उसमें फिर महिला को लग जाता है, जब वो जाते हैं तो थोड़ा सा उन्हें लगता है, और उसके बाद क्या होता है, महिला पर कोई हमला नहीं करता। जबकि यहाँ पर बोला गया लाठी डंडा रड ये सारी चीज़ों से हमला किया गया उसके बाद, और घायल कर दिया। शेष दौरा में प्रसाद भी छीट कर बर्बाद कर दिया। ऋषु कुमार सहनी मेरे साड़ी पकड़कर खींचकर मुझे बेलगान कर दिया। ये निश्चित है कि अगर बताइए 10 लोग एक ही परिवार के हों और पूरा समाज वहाँ जुटा हुआ हो जहाँ पर्व हो रहा है, कोई भी इंसान ये हरकत नहीं कर सकता है कि किसी महिला का कपड़ा खींच के, साड़ी खींच के उसको अर्धनग्न कर देगा। ऐसा कोई सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता है। अगर कहीं अगर बलात्कार और छेड़छाड़ की केसेस भी होती हैं तो अक्सर हो सकता है कि महिला अकेले हो और वहाँ 1-2 लोग मिले और वहाँ पर समाज के लोग नहीं हो। समाज के सामने में इस तरह की स्थिति कभी पैदा नहीं हो सकती। लेकिन FIR कैसे बनाया जाता है इसको देखिए ज़रा। उसके बाद कहा जाता है कि और घाट पर उपस्थित लोग के बीच मुझे अपमानित करते ये कहा कि पासवान जाति के सदस्य में अछूत है। हाँ, उसी तरह इसी भी अपमानित कर रहा हूँ, इसलिए इसे भी अपमानित कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये बताया गया FIR में कि पासवान जाति जो होते हैं वो अछूत होते हैं, इसलिए अपमानित किया। और मेरे पुत्र का इलाज, अच्छा पासवान जाति के सदस्य अछूत किया है, इसी तरह इसे भी अपमानित कर रहा हूँ। और मेरे पुत्र का इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में हुआ। अतः श्रीमान महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त लोगों को ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। इलाज में व्यस्त रहने के कारण आवेदन लेट से दे रही हूँ। अब होता क्या है इस पूरे केस में, ये आवेदन जाता है थाना के पास, FIR नोट होता है। FIR नोट करने के बाद थाना बिना नोटिस के, बिना कुछ कहे, जबकि ये प्रावधान है कि अगर छोटी मोटी कहीं पर मारपीट होती है जहाँ इंजरी नहीं होती है, किसी का फूट फाट नहीं होता है, तो उसमें थाना उसको बेल दे सकता है, उसको चेतावनी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें ज़बरदस्ती लिखा गया कि भाई हमने सदर अस्पताल में इलाज करवाया, और उसके बाद पुलिस आती है और रात में उठाकर ले जाती है 2 लोगों को। 2 लोगों को किसको ले जाती है, जो खास कर वो बेचारे उस लड़ाई में थे भी नहीं। बच्चों की लड़ाई हुई थी, लड़के सब लड़े थे, छोटे छोटे लड़के लड़े हैं, वो सारे समझिए कि नाबालिग लड़के ही हैं जो लड़े थे। और लेकिन उसमें नाम दिया गया दोनों परिवार के पूरे सदस्य को नाम दिया गया, जिसमें अरेस्ट करके पुलिस रात में एक महिला को ले जाती है और उनके पति को ले जाती है। तो जब उन्हें पुलिस उठाकर ले जाती है और रात में पुलिस ने गलती किया कि उसके साथ कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं है। दूसरा गलती उसने क्या किया कि रात में 12 बजे रात में पुलिस आकर उसे अरेस्ट करके ले जाती है, जबकि महिला को 6 बजे रात के बाद उसे अरेस्ट नहीं करना है। और ख़ासकर ऐसे जहां छोटी मोटी घटनाएं समाज में हो, जहां पर हाथ से लड़ाई हुई हो, मारपीट हो थोड़ी बहुत, इसमें महिला को पूरी रात थाना में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सा परिवार था। अगर कोई बड़े परिवार से होता तो किसी के घर से महिला को पुलिस को उठाने की हिम्मत नहीं होती। और उसके बाद क्या होता है
कि पुलिस उठा कर ले जाती है, हम लोग जाते हैं और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कम से कम महिला को छोड़ दिया जाए। अगर चूँकि रात भर आप महिला को थाना में रखते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है कि महिला को जेल हो जाए, लेकिन पुलिस जो है नहीं मानती है, किसी को नहीं सुनती है, न मुखिया, न सरपंच, न जिला परिषद, न विधायक, किसी को नहीं सुनती है। उसके बाद हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। संडे का दिन था, लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि संडे है तो आज तक कोर्ट में छुट्टी है, होगा नहीं कुछ, इस सब को जेल जाना पड़ेगा। और जो खासकर समाज में असामाजिक तत्व के लोग होते हैं, जो स्थिरता को ख़त्म करना चाहते हैं समाज से, ऐसे लोग को बहुत मज़ा होता है, बहुत मज़ा आता है ऐसे चीज़ों में कि लोग उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, केस हो रहा है, जेल जाएंगे, तो इसमें उनको बहुत मज़ा आता है। वैसे लोग सोच रहे थे कि कुछ नहीं होगा, अब तो इसको जेल जाना ही है, SC/ST एक्ट लगा है, 8 महीने पहले जेल, 8 महीने जेल में रहना है, उसके बाद ही बेल होगा। लेकिन मैंने अपने जीवन में मैंने हमेशा कहा है, पैसे नहीं, पैसे मैंने बहुत कम कमाए हैं, मैं इंसान बहुत कमाया हूँ, मैं लोग कमाए हैं, अपने जीवन में मैंने कमाया है। और वो लोग काम आते हैं और जज साहब के डेरा पर ही अदालत लग जाता है, और लगने के बाद इन सब को बस बॉन्ड बनाकर छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि केस ऐसा था नहीं जिसे ज़बरदस्ती बनाया गया। और आज ये महिलाएं जिन पर केस हुआ है, इनके ये पति हैं, ये काम क्या करते हैं? लेबर मिस्त्री वाला काम करते हैं। इनका काम है, जैसे घर बनाते हैं ना, तो दीवार जोड़ना ईंट का, तो ये मिस्त्री का काम करते हैं। इनके जीवन में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कोई मुकदमा, कोई FIR नहीं, कोई पंचायत नहीं इनके ऊपर हुआ। और उनकी ये पत्नी है, ये अपने घर से कभी निकलती नहीं है, किसी काम के लिए घर से भी नहीं जाती है। होता है कि कुछ लोग काम करने के लिए भी जाते हैं, कई झगड़ा, हमेशा इनको मैंने घर में देखा है। जिन्होंने केस किया वो भी मेरे पंचायत के ही हैं, ये भी मेरे पंचायत के हैं। पर जिन्होंने केस किया ना, उनसे ज़बरदस्ती करवाया गया उन्हें, इसलिए कि देखिए होता क्या है कि अगर मैं प्रतिनिधि हूँ और सामने वाला एक प्रतिनिधि है, तो वो चाहता है कि हमें जहाँ मौका मिलेगा सामने वाले को परेशान करने करेंगे। उसने हमें वोट नहीं दिया था तो हम उसको कैसे कैसे परेशान कर सकते हैं, ये विचार करते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या होगा ना, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और मैं अपने समाज के सभी व्यक्ति से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं आपका मुखिया हूँ, मैं सबका मुखिया हूँ। जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनका भी, जिन्होंने नहीं दिया है उनका भी। जिस परिवार ने FIR किया, उस परिवार ने हमसे एक बार भी पूछने नहीं आया कि हम FIR करवाएं कि नहीं, या हमें समाज न्याय देगा कि नहीं। अगर मेरे साथ गलती हुआ है तो ये समाज हमें अगर न्याय नहीं देगा तो हम थाना में FIR करेंगे, लेकिन वो पूछे नहीं। यहाँ तक कि सरपंच साहब को बार बार सरपंच साहब ने कॉल करके कहा कि भाई आप आइए, पंचायत करवा लीजिए, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम लोग दंडित करेंगे उसे। लेकिन वो इंसान नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो हमारा विरोधी था, उसके चक्कर में फंसकर उसने FIR किया। अब क्या हुआ FIR में, ये केस जो है सो गलत साबित हो गया और अब मानहानि का केस होगा। इसके बाद महिला को जो शाम में उठा कर ले गया पुलिस, अब ये भी घेरे में आएंगे। केस का आयोग कोई है और घर से उठा कर ले जाता है कोई, थानाध्यक्ष उठा कर ले जाते हैं, ये गलती होती है वहाँ पर। और ये सारी चीज़ें पूरे षड्यंत्र के तहत होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों से कि जब भी आप केस के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो आपके दादा परदादा आपसे शुरू होगा, दादा परदादा लड़े होंगे तो आप तक भी नहीं फरियाया होगा, और आज आप अगर शुरू करेंगे तो आने वाला 2-3 पीढ़ी आपका बर्बाद हो जाएगा। और इसमें जो समाज के ठेकेदार होंगे ना, उनका क्या होता है, वोट बैंक बनता है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी पर झूठा मुकदमा और झूठ बोलकर किसी को नीचे गिराने की कोशिश ना करें। और ये क्या हुआ, मजे ले रहे थे कि जेल करवा देंगे, ये घर पर है। बस दिन भर हमें परेशान होना पड़ा, दिन भर मैं लगा, और मैं समाज के उन तमाम लोगों के साथ मैं खड़ा हूं जिन पर जबरदस्ती झूठा मुकदमा किया जाएगा, उनके खिलाफ केस किया जाएगा। मैं उन सब के लिए इस समाज में खड़ा हूं। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रख लीजिए। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि किसी पर झूठा मुकदमा न करिए। जब भी कोई उलझने हो, कोई लड़ाई या किसी तरह का इस तरह का कोई चीज़ होता है आपके साथ, गलत होता है, पहले आप समाज में रखिए। समाज में नहीं रखेंगे तो पहले पुलिस पैसा लेगी आपसे,
थाना हो या कोर्ट हो या हॉस्पिटल हो, पैसा से चलता है बाबू। अब गरीब आदमी एक बार आपसे कोई केस करवा देगा कि चलो हम हैं तुम्हारे पीछे, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारे पीछे नहीं रहेगा। वो तुम्हें पैसा देगा और कल तुम्हारा जमीन जोत लेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, और लड़ाई झगड़ा अगर किसी कारणवश कहीं होता भी है तो कोशिश करें कि भाई अगर आपका समाज मजबूत है तो समाज ही उसे दंडित करेगा। अगर कोई गलत करता है, थाना पुलिस के चक्कर में जाइएगा तो भाई लुटाइएगा। और क्या हो गया, आपने मैंने भी कॉल करवाया था कि भाई कंप्रोमाइज़ करवा लीजिए, अगर किसी ने गलत आपके साथ किया है तो हम उसको दंडित करेंगे, लेकिन ना, हम तो जेल भेज कर मानेंगे। कौन जेल चल गया? नहीं ना गया, नहीं जाएगा। किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं जाने देंगे। जब तक मैं इस समाज में हूँ, सुन लीजिए, और जब तक मैं जिंदा हूँ, हो सकता है कि मैं इस दुनिया में ना रहूँ, हम पर ही कल हमला हो जाए, अलग बात है। लेकिन हमारा एक ही कहना पहले भी था और आज भी है कि है नहीं तलवार हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर फिरो के सिर कलम। तो तलवार की लड़ाई नहीं है हमारी, लड़ाई विचार की है और लड़ाई सिस्टम से। और इस तरह से सबसे बड़ा एक चीज़ मैंने गौर किया इस केस में, छठ घाट, हमारे यहाँ छठ पर्व ना बड़ा हर्ष के साथ, बड़ा दिल से, बड़े उल्लास के साथ लोग मनाते हैं। बहुत मान्यता है छठ का। किसी को बच्चा नहीं होते रहता है ना, शादी के 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, और कहते हैं कि छठ पर्व जो मान लेता है छठी मैया को ना, उसको संतान की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़े बीमारी अगर कहीं, बहुत डॉक्टर से आप थक गए हैं इलाज करवा के, अगर ठीक नहीं हुआ, छठ माई को मान लेता है ना, छठी माई को, उसका कायाकल्प हो जाता है। और इसमें क्या बनाया गया कि छठी माई के खिलाफ एक भी चीज झूठ नहीं बोला जाता है। छठ पर्व में कोई बच्चा भी अगर पैर प्रसाद में कहीं पैर सट गया ना, तो उसको थप्पड़ से मारा जाता है। क्यों? उसको सजा, माँ बाप थप्पड़ से उसको मारते हैं और कहते हैं कि उसको माफी मांगो छठी माई से। और यहाँ तक पूरा छठी माई को मुद्दा बनाकर कि ये पासवान जाति से है, तो ये फलाने जाति से है, ढिकाने जाति से है, तो इसीलिए इसको गाली दिया गया, सब मिलके लज्जित किया, मारा, डंडा से पीटा, साड़ी खींचा गया, उसको अर्धनग्न किया गया छठी माई के घाट पर। और उसी छठी माई का कृपा है कि संडे को कोर्ट बंद होते हुए भी ये बाहर हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए झूठ झूठ होता है, हाँ, सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं। इसलिए समाज में स्थिरता को बनाए रखिए। और कभी भी हर व्यक्ति से मैं अपील करता हूँ, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, भाई किसी के साथ नाजायज और ज़बरदस्ती नहीं कीजिए, है ना। इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। और फिर एक चीज़ और बहुत बड़ी घटना क्या हुई है, ये देखिए। इनके भाई, जब वो जो हमारे विरोधी मुखिया थे, पहले वाले मुखिया जिन्हें मैंने हराया है, उनको जाकर बेचारा एक शादी में बैठे हुए थे, जाकर इनके भाई ने कहा कि मुखिया जी हमारा भाई भौजाई के जेल भेज देली, हाँ हमरो गोली मारिए दो। उसके अंदर दर्द था कि इसके भाई भौजाई को जेल भेज दिया गया। उसने कहा कि से हमरो गोली मारिए दो। उस व्यक्ति ने क्या किया कि चप्पल निकाल के अपना धौस जमाते हुए, देखिए उसकी पिटाई किस तरह से की। अगर आपको दिख रहा होगा इसके शरीर पर दाग, तो निश्चित है कि आपको पता चल रहा होगा इस चप्पल से ऐसे इसको पीटा गया, इस व्यक्ति को। कहाँ रखिएगा ये सब पाप। कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आप हमसे बड़े हैं, आपको मैंने हमेशा रिस्पेक्ट किया है, और कोई भी बात हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। ऐसा काम तो आप पहले नहीं कभी किए थे, ये समाज भी जानता है। आपने अपने हाथों से कभी किसी को मारने का प्रयास नहीं किया, किसी पर थप्पड़ नहीं चलाते थे। लेकिन ये क्या लालच है, ये क्या कुर्सी है, ये क्या राजनीति, क्या ऐसे राजनीति होगा, ऐसे समाज चलाया जाएगा? अरे जनता भाई आपको नहीं चुना, आप प्रयास करेंगे ना सही काम करके कि भाई अगली बार आपको जनता चुनेगी। अगर आप हमसे बेहतर काम करेंगे, लोगों के दिल में बसेंगे, तभी जनता चुनेगी। ऐसे जनता नहीं चुनती है किसी को। ये क्या तरीका है? ये इसलिए आप उसको मारे हैं कि वो आपसे कमजोर है।
वो आपसे धन बल हर जगह कमजोर है, इसलिए आप ऐसे चप्पलों से मारे हैं। बाकी दूसरे लोग को आप ऐसे नहीं मार सकते थे, ये अच्छी बात नहीं है। खैर, जस करनी तस भरनी, और आगे मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जब आप खाली दिमाग से एक बार सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, मैं उसी को मार सकता हूं जो हमसे कमज़ोर है, हम सबको नहीं मार सकते हैं। एक बार खाली दिमाग से ना अकेले में ज़रूर सोचिएगा कि क्या हमें भगवान ने अधिक ताकत, अधिक पैसा इसलिए दिया है कि हम समाज में कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उन पर शासन करें और ज़बरदस्ती शासन करें? मैं तो ऐसा नहीं करता, इस तरह की चीज़ें मैंने कभी नहीं किया है लोगों के साथ। और याद रखिएगा कि अधिक ताकत, अधिक पैसा, अधिक पावर विनाश का कारण होता है, क्योंकि इसमें लोगों को ना घमंड हो जाता है। अगर मुझे ही अधिक पैसा, अधिक ताकत, अधिक पावर मिल जाए तो मुझे लगेगा कि मुझे कौन हिला देगा, और वो घमंड, और जिस दिन घमंड हो जाए ना, वो भगवान का भोजन होता है। चलिए, धन्यवाद। और आप सभी जनता से अपील है मेरा कि किसी के बहकावे में आकर किसी को फंसाने या किसी से किसी तरह का उसको अपनी ताकत का ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करिए। और मैं आप सभी के लिए हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं सिर्फ उनका मुखिया हूँ, मैं मुखिया सबका हूँ, क्योंकि मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ ना। तो इस पंचायत के अंदर जितने हैं मैं सबके लिए बराबर हूँ, और ये हमेशा रहेगा। हम आप सबका मान सम्मान हमेशा करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये पद अगली बार हो ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सम्मान की दृष्टि से आपको देखते हैं, आपके लिए हम अगर कुछ बेहतर करते हैं, तो शायद आप मुझे पूरा जीवन इस काम के लिए याद रखेंगे। एक बात और बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे नीचे, और व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज किए कि सर एक बार फिर से मुझे वो ऑफ़र दे दीजिए जो पीछे ऑफ़र दिया था। तो बच्चों देखो, कुछ ऑफ़र जो होता है कुछ खास टाइम में ही दे सकते हैं, वरना फिर ऐसे ऑफ़र देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर भी मैं 24 घंटा के लिए कुछ ऐसे ऑफ़र आपको दे रहा हूं कि अभी 1999 वाला कोर्स 799 में चल रहा था मैथ का कंप्लीट, इसको काट के आज 24 घंटा के लिए मैंने 499 करवा दिया है। तो 499 में आज आपको कंप्लीट मैथ मिल जाएगा, जिसमें पूरे अंक गणित, नंबर सिस्टम और पूरा एडवांस मैथ आपको पढ़ने को मिलेगा, और इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल तक रहेगी। बाकी अलग अलग कोई भी एग्जाम का जो वैलिडिटी होता है, जब एग्जाम होगा तब ये कोर्स खत्म होगा। सारे रिकॉर्डेड आपको क्लास मिलते हैं। और यहाँ पर रीजनिंग अभी 299 में सेल हो रहा है, इसको भी मैंने कटवा के 199 कर दिया है। अब मुझे नहीं कहना कि सर फिर से ऑफर दीजिए, ये 399 वाला को कट करवा दिया। रेलवे के लिए अगर ग्रुप डी के या CBT 2 NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आज 24 घंटा के लिए मात्र 199 में आपको कोर्स मिल जाएगा दोस्तों। और ये SSC या तो MTS हो या CHSL हो या GD हो, इन सब के अलग अलग प्राइस। अगर MTS का लेते हैं 199, CHSL का भी लेते हैं 199 और GD का भी 199। आज 24 घंटा के लिए 599 वाला कट कर दिया 199, यानी मैंने जानबूझ के ऐसा कर दिया है कि ये केवल 499 है कंप्लीट मैथ वाला। बाकी कोई भी कोर्स बच्चों 24 घंटा के लिए मात्र 199 में मिल जाएगा। तो जाकर ले लीजिए। जो भी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, जितने भी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई, सब ले लीजिए, अपने दोस्तों को भी आप बता दीजिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ मस्ती। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप विपिन सर मैथ मस्ती का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें खोल लेना है प्ले स्टोर। ये हमने अपना प्ले स्टोर खोल लिया, और यहाँ पर आपको सर्च करना है धुरीना, DHURINA। धुरीना लिख के जब हम सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। हमारे फ़ोन में पहले से ये डाउनलोड है, तो हम बस इसे ओपन कर लेते हैं। धुरीना एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद प्रोसीड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पर डाल के कंटिन्यू करेंगे। OTP सबमिट करने के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सेलेक्ट करना है,
और फिर आपके सामने धुरीना एप्लीकेशन का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे धुरीना एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होके आ गया है। यहाँ पर हम टीचर्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसमें सबसे ऊपर विपिन सर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर विपिन सर का सारा कोर्स आ जाएगा, चाहे वो मैथ का हो, चाहे रेलवे का हो या फिर एसएससी का हो, सारा कोर्स। इसमें से जिस कोर्स को भी आपको परचेज करना है उस कोर्स को क्लिक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, उसको सेलेक्ट करके पे करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन है वो खुल चुका है, जिसमें डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, पेटीएम है, वैलेट है, यूपीआई है, ईएमआई ऑप्शन है। इसमें यूपीआई वाले को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह से पेमेंट करना है या फिर पेटीएम से पेमेंट करना है, मान लीजिए जैसे हमें फ़ोनपे से ही पेमेंट करना है तो हम यहाँ पर फ़ोनपे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर यूपीआई आईडी जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। वो मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से आपने फ़ोनपे को रजिस्टर्ड किया हुआ है, जिस मोबाइल नंबर से आप फ़ोनपे चलाते हैं, उस नंबर को डाल के और मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करते ही आपके स्क्रीन पर एक रिक्वेस्ट आएगा फ़ोनपे की तरफ से, उस रिक्वेस्ट को अलाउ करेंगे। यहाँ देखिए टाइम चलने लगा। अब ऊपर से नोटिफिकेशन को आप देखिएगा, पेमेंट रिक्वेस्ट एक आया हुआ है फ़ोनपे की तरफ से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेमेंट का रिक्वेस्ट आया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर नीचे में सेंड पर क्लिक करेंगे और अपना पिन डालेंगे, पिन डालते हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और पेमेंट सक्सेस होते ही हमारा कोर्स कुछ समय में चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप फ़ोनपे से पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास गूगल पे, फ़ोनपे, एटीएम, पेटीएम कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको कोर्स परचेज करना है, तो फिर आप बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके पे पर क्लिक कीजिएगा और फिर नीचे में देखिएगा एक ऑप्शन लिखा हुआ है यूपीआई, इसको क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन है पे बाय क्यूआर कोड। पे बाय क्यूआर कोड को टिक करके जब आप मेक पेमेंट करेंगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड पर किसी भी दूसरे फ़ोन से स्कैन करके पेमेंट करवा दीजिएगा। पेमेंट क्लियर होते ही आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। उसके अलावा आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है पेमेंट का, आप किसी भी ऑप्शन से पेमेंट को कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के कुछ समय के बाद ही आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाता है। अपना कोर्स देखने के लिए आपको बाएं तरफ 3 लाइन पर क्लिक करना है और माई कोर्स में चले जाना है। माई कोर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपका सारा कोर्स का लिस्ट आ जाएगा, जितने भी कोर्स आपने परचेज किए होंगे। इसमें से जिस कोर्स को भी आपको देखना हो उसको क्लिक करेंगे कोर्स पर और फिर यहाँ से वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं।